नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया है। स्कूली और कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेजों और चौक चौराहों से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारियों को 2,000 रुपए से बढ़ाकर अब 5,000 रुपए देने की बात भी कहती है। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी। सभी निकायों में कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी और वहीं पत्रकारों के लिए सभी नगर निगमों में हाईटेक भवन बनाए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे अटल विश्वास पत्र नाम दिया गया। इसमें कुल 20 बड़े वादे किए गए हैं जो जनता के लिए कई सुविधाएं और राहत लेकर आने का दावा करते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस ने पुराने वादों की लिस्ट जारी की और सवाल उठाया कि जब भाजपा अपने पिछले घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई तो किस नैतिकता से नए वादे कर रही है। हमारा सवाल भी इससे मिलता जुलता ही है कि घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन उन पर अमल क्यों नहीं हो पाता और नगरीय निकाय समस्याओं से क्यों जूझते रहते हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार अपना लिया है और वो है अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र। अगर ऑल ओवर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की जनता को अब अटल विश्वास पत्र के नाम से अब ठगने के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन सबको समझ रही है। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से लगातार अब घोषणा पत्र को लेकर सियासत शुरू हो रही है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले घोषणा पत्र जारी कर चुकी है जिसे अटल विश्वास पत्र कहा जा रहा है और उसमें तमाम वादे जनता को लिए किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो 2025 में जारी किया है निकाय चुनाव को लेकर, उसमें 20 वादे जनता से किए गए हैं और इसी के साथ कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी तमाम वादे किए गए हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुराने वादे थे उन्हें ही वापस कांग्रेस ने किया है। अब देखना होगा कि कितने वादे इसमें से पूरे होते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता तौकीर रजा, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले अंशुल मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया और उसमें तमाम वो वादे किए गए हैं जो कहीं ना कहीं जनता की जरूरत है। लेकिन आप इस घोषणा पत्र पर कितना विश्वास किया जा सकता है, कितनी विश्वसनीयता है और क्या इसमें जो तमाम वादे किए गए हैं कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा? अंशुल जी। मोहतरमा, विश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस है। इस बात को जनता जनार्दन भी बहुत अच्छे से समझती है और न केवल रायपुर की जनता, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत बखूबी समझती है। अविश्वास का दूसरा नाम बीजेपी है। इस बात को भी जनता उतनी ही अच्छे से समझती है। जो हमारे ये बीच में इंटरप्ट हो रहा था, स्टैंड लगा जी, तो इस बात को जनता बड़े बखूबी समझती है। हमने जो अपने 20 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा है उसमें बखूबी आपने बहुत अच्छे से श्रीमुख पर लाकर दिखाया है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं छूने का प्रयास किया है। महिलाओं को छूने का प्रयास, साथ में महिला की जो रोजमर्रा की जीवन यापन जो करती हैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में हमें पूरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस जीतेगी और यह घोषणा पत्र लागू होगा। बीजेपी के नेता अभी यह कह रहे थे कि झूठ का पुलिंदा है। मान्यवर, अगर कांग्रेस
कांग्रेस का घोषणा पत्र वो झूठ का पुलिंदा है, तो बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो काय का पुलिंदा है। इन्होंने भी अब अपने विधानसभा चुनाव में बहुत सारे वादे कर कर दिखाया था। आज 1 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 17 वादों को तो टच तक नहीं किया है इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम मतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के लिए 1,000 रुपए महीना भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के सम्मान में संपूर्ण हिंदुस्तान मैदान में। लेकिन वो कितनी महिलाओं को मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है और उसकी सच्चाई क्या है, वो विगत 2 दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी कवर्धा में एक सभा लेने जाते हैं। उनके समक्ष एक महिला खड़ी होती है और वह बताती है कि इनकी मतारी वंदन योजना का सबसे बड़ा फेल्यूर क्या है। देश में माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 70 लाख महिलाएं हैं और जिन 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है उनमें से वो महिला कौन है जो खड़े होकर उनका विरोध कर रही थी। तो झूठ का पुलिंदा क्या है क्या नहीं है ये जनता समझती है, बस बीजेपी नहीं समझती। तो ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने कर्मों पर आते हैं। हमने जो कार्य करने का प्रयास किया है, हमने ये सोच रखने का प्रयास किया है कि सुंदर रायपुर बनाने का हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हृदय स्थल है, राजधानी क्षेत्र है और जिस प्रकार से धूल यहां पर छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिए, रायपुर में हो रही है, उसे कंट्रोल करने का प्रयास हमने किया है। दूसरा प्रयास, हमने महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। जो महिलाओं के साथ पिछले 13 महीनों में आपत्तिजनक कार्य हुए हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है, उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम किया है। उन्हें संरक्षित करने का काम हमने किया है। ऐसे कई सारे वादे जो एक महिला के, एक पुरुष के, एक व्यक्ति के, एक व्यापारी के, एक व्यवसायी के, हम और आप जैसे आम जनमानस के जीवन में 2-2 4 होती हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम किया है। अगर किसी ने काम किया है तो वह कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया है। अंशुल जी, देखिए तमाम वादे आप यहाँ पर गिनवा रहे हैं। महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, रायपुर को सुंदर बनाने की आपने बात की। कुछ टॉपिक्स मेरे पास भी हैं, क्योंकि रायपुर को जिस तरह से सुंदर बनाने की बात की जा रही है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर हो, ये तमाम वादे पहले भी किए गए थे, इस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन एक रिएक्शन आप इस पर दीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के कॉपी पेस्ट है। किन पॉइंट्स की बात वो कर रहे हैं? चाहे वो महिलाओं की बात हो, महिलाओं को राशि देने की बात की जा रही है, उस पर भी उन्होंने कहा है। और वो ये कह रहे हैं कि अधिकतर घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कॉपी पेस्ट है। विष्णुदेव जी को थोड़ा सा इसका उलट देखना चाहिए। हम जब आधा पानी का गिलास भरा हुआ देखते हैं तो एक का नजरिया ये होता है कि आधा भरा है और दूसरे का नजरिया ये होता है कि आधा खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचूं, कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो कि वो खुद अपने श्रीमुख से ये कह रहे थे कि पुराना घोषणा पत्र है, इसका मतलब कांग्रेस ने इसके पहले पुराना घोषणा पत्र लाया होगा और बहुत सारे वादे उसमें हमने ऐड किए हैं। जो उसको कॉपी पेस्ट करने का अगर प्रयास किया है तो बीजेपी ने किया है। और कॉपी पेस्ट करना, मैं समझता हूं कि सार्वभौमिक और सामाजिक जीवन में इस प्रकार का वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनता जनार्दन से जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, जनता जनार्दन से जुड़े हुए जितने मुद्दे रहेंगे वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में इस बात को इंगित करेगा। ये राजनीतिक पार्टियों का प्रथम धर्म एवं नियम होता है। आप कौन सा घोषणा पत्र बनाएंगे? जो जनता को आवश्यकता होगी। स्वच्छता को लेकर आप क्या करेंगे? आप स्वच्छता डालेंगे ना, तभी तो आप स्वच्छ कर पाएंगे। आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको घोषणा पत्र में वो बात डालना पड़ेगा। मैं सभी मेहमानों से लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं इस चीज पर भी आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से आप रायपुर को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं उस पर तो काफी ज्यादा विवाद भी अभी हम होता हुआ देखा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता तौकीर रजा जी भी बने हुए हैं। तौकीर जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अटल विश्वास पत्र जो है वो जारी किया है और तमाम जो 20 वादे हैं जो जनता की जरूरत है वो इस घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन अभी आप सुन ही रहे थे कि अंशुल जी ने किस तरह से कहा कि झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, पहले उसको तो पूरा कर दीजिए। 20 वादे किए होंगे, उसमें से 3 से 4 वादे ही पूरे हुए हैं और बाकी सब वादे अधूरे हैं। और वो ये लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि फिर किस नैतिकता के आधार पर आप फिर से आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया? जरा इस पर जवाब दे दीजिए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मेरे अनुज अंशुल भाई ने बहुत सारी बातें की। ठीक है, वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के हिसाब से बातें रख रहे थे। लेकिन ये आप क्या और अंशुल भाई भी और इनकी पार्टी जानती है कि हमने जो वादे किए अटल जी के नाम से किए, और अटल जी हमारे आदर्श हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी है और हम अपने आदर्श उसको मानते हैं जो हमारी पार्टी को बनाया है। और आप क्या ऐसे लोग को बनाए हैं जो यूं की बनाई हुई पार्टी, आप उसको आदर्श क्यों नहीं मानते? उसके सामने, उसके नाम से क्यों आप अपना आदर्श पत्र नहीं रखते?
हमने रखा है। हमने अटल विश्वास के साथ विश्वास पत्र के नाम से हमने विश्वास बताया था, और उसके पहले भी जो हमने जितने भी वादे किए हम उसे पूरे किए हैं। आप तो 3-4 वादे कम से कम मान रहे हैं ना। आपने तो इतने घोषणा पत्र बनाए, उसमें से एक भी वादा कभी पूरा नहीं किया। और एक कट कॉपी पेस्ट जो है बताता है कि आपने कट कॉपी पेस्ट किया, हमने कभी नहीं किया। हमने जो वादे वही किए, इसे हम पूरा कर सकते थे और हमने पूरा किया है। ये अपने आप में उपलब्धि है। और इसी कारण से आपने विगत 5 वर्ष पहले जब आपने 2019 के चुनाव में, 18 के चुनाव में आपने देखा होगा, बड़े बहुमत के साथ आप आ गए थे और बड़े इस वादे के साथ आए थे कि हम बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा गंगा जल हाथ में कसम खा के खाने के बाद भी आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता ने आपको उखाड़ फेंका। 5 साल क्या रहा और हमारा 1 साल क्या रहा, ये देखिए। पिछले सालों में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसके बाद जब बघेल सरकार आई, देखिए तमाम घोटाले हुए हैं जो ना आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हैं। अब ये जो तमाम गड़बड़ियां हैं, इसको ठीक करने का परफॉर्मा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें शामिल नहीं किया। घोषणा पत्र में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको लेकर कोई मैनेजमेंट, कोई योजना? तौकीर जी, नहीं, हमने तो अभी आपकी दिखाता है कि हम किसी भी हालत में कोई भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं। और सबसे ज्यादा अपराध जो है, अपराधी इन्हीं के पकड़ाए जा रहे हैं। आप देखिए, किसी भी आपराधिक घटना होती है उनके उसमें कांग्रेस के नेता क्यों आज हाथ नजर आता है, वो या कांग्रेस के नेता ही क्यों पकड़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसे पोषित किया, उसे पाला, उसी ने बढ़ाया। हमने कभी इस प्रकार से काम नहीं किया। राजनीति होना चाहिए था। इन्होंने कभी शिक्षित राजनीति, लगभग आजादी के बाद से कभी शिक्षित राजनीति करे नहीं। विगत 5 वर्ष का इनका, अभी पुराने इतिहास में मत जाइए, विगत 5 वर्षों का इनका इतिहास देख लीजिए। इन्होंने क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार किया। चाहे कोयला घोटाले की बात करें, पुराना इतिहास भी देखना ही होगा। कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, उसके पहले आपकी सरकार थी। काफी लंबा राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और अब एक बार फिर से घोषणा पत्र जारी हो गया। मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी। रमेश जी, एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, दोनों के ही घोषणा पत्र पर दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया और उसमें तमाम वादे किए गए हैं जो जनता के लिए हैं, जनता के हित में है। और हर बार इस तरह से मैनिफेस्टो जारी होता है जब चुनाव आते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं उसमें जो वादे जनता से किए जाते हैं वो पूरे भी किए जा रहे हैं? देखिए ऋषिका जी, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करना न करना ये तो बाद का विषय है। पहले संवाद, चर्चा, बहस इस बात पर होनी चाहिए कि दोनों दलों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, क्या निकाय चुनाव के लिए वो मौलिक है या नहीं। मेरे दोनों साथी बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत योग्य हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं कुछ बिंदु उठाना चाहता हूं। क्या दोनों दलों ने अपनी घोषणा पत्र में नगरीय क्षेत्र की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है, का वादा किया है? शहर में सबसे बड़ी समस्या है सड़कों का अतिक्रमण। सड़कों पर जहां देखिए अतिक्रमण है, कहीं सड़क का फुटपाथ खाली नहीं है, लोग पैदल नहीं चल सकते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में इसका वादा क्यों नहीं किया दोनों भाइयों ने? हमारे दोनों दलों ने क्यों नहीं किया? इस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया। दूसरा मुद्दा आपको देता हूं, जो नगरीय क्षेत्र में रहायशी इलाके हैं, उनके दरवाजे के सामने आप बाइक खड़ी करने तक की जगह नहीं पाएंगे। नालियों पर इंक्रोचमेंट है। पार्किंग को लेकर तो वादा किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, और शायद बीजेपी ने भी इसको इंक्लूड किया है कि पार्किंग व्यवस्था जो है वो ठीक की जाएगी। रमेश जी, नहीं, वो पार्किंग नहीं, पार्किंग की तो अलग व्यवस्था है। सड़कों पर जो घर बने हैं, आवासीय कॉलोनी, उनके सामने कोई जगह नहीं। तीसरा बिंदु, शहर में बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। इसकी कोई घोषणा किसी दल ने नहीं किया है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है रमेश जी, जिस तरह से आप गिनवा रहे हैं। देखिए, एक तो अतिक्रमण का मुद्दा हो गया, नशे के मुद्दे की भी अगर हम बात कर ले तो नशे की और युवा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन घोषणा पत्र में इन तमाम चीजों का जिक्र ही नहीं है। ऋषिका जी, घोषणा पत्र, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों दलों का घोषणा पत्र मौलिक नहीं है, केवल हवाई है। ये 10 दिन का चुनाव अभियान है, किसी तरह से पार कर जाना है। बिल्कुल, बस इसी मुद्दे को लेकर के बहस होनी चाहिए कि आम पब्लिक की मौलिक जरूरतें क्या है। इन चीजों को घोषणा पत्र में क्यों नहीं आखिर शामिल किया गया है? बिल्कुल, अंशुल जी से, ठीक है रमेश जी, अंशुल जी से इस पर मैं जवाब भी लेना चाहूंगी।
देखिए अब अंशुल जी लगातार इसको लेकर अब रमेश जी ने जो पॉइंट्स गिनाए उसको लेकर भी कि अतिक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है नशे की तरफ, क्योंकि युवा बढ़ रहे हैं और आपके घोषणा पत्र में भी नशे को लेकर कोई बात नहीं है। और देखिए रायपुर को सुंदर बनाने की आप बात कर रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं मेरे पास। कांग्रेस अब जैसे कि अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 2018 में भी गंगा जल उठा के कसम खाई थी कि भाई तमाम वादे जो हम कर रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर वादा किया था, लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे चुनाव आए तो 6 महीने पहले आप गरीबों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। दूसरा, रायपुर में कालीबाड़ी इलाका है, वहां पर नशा कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप भी जानते होंगे। कालीबाड़ी के पीछे जो बस्ती बनी हुई है, आप सुंदरता की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण को लेकर आपने बात की। तीली बांधा तालाब है, बूढ़ा तालाब है, मरीन ड्राइव है, अगर बूढ़ा तालाब को छोड़ दें उसमें जो थोड़ा बहुत काम किया गया है, बाकी जो तालाब है उसमें कहाँ सौंदर्यीकरण किया गया। ये तमाम वो मुद्दे हैं, प्रदूषण का मुद्दा हो, ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा हो, अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर वादे किए गए थे। क्योंकि रायपुर तो अभी एजाज ढेबर ही देख रहे हैं सर, और उन्हीं की तरफ से अगर कुछ नहीं किया जाए, गोल बाजार को आप देख लीजिए, इतनी तंग गलियां हैं कि जहां से पैदल आना जाना मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीजों को कब ठीक किया जाएगा? क्योंकि निगमों की जहां बात करें, पंचायतों की बात करें, तो वहां पर तो कांग्रेस ही सत्ता में काबिज है ना। ऋषिका जी, बहुत उम्दा प्रश्न आपने भी किया है और रमेश पांडे जी ने भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। माननीय रमेश पांडे जी का जो मैं विरोध करूंगा, बड़े विनम्रता पूर्वक करूंगा, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बड़ा उम्दा और ज्वलंत प्रश्न उन्होंने उठाया है कि भैया अतिक्रमण को लेकर पार्टियों ने क्या किया। तो मान्यवर, आपको थोड़ा सा मैं निवेदन पूर्वक बता देना चाहता हूं कि अतिक्रमण को लेकर अगर किसी ने सबसे अच्छा काम किया है और घोषणा पत्र में इस बात को डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। उसमें पॉइंट नंबर 7 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि चाय ठेले वालों को और छोटे छोटे सब्जी बेचने वालों को और जो अतिक्रमण में मेन रोड पे जो दुकान लगा लेते हैं उनको संरक्षित करने का काम अगर कोई करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच गया होगा। दूसरा प्रश्न, आप कह रही थी कि आप रायपुर तो सुंदर बनाने का काम करते हैं, लेकिन आपने कर पिछले 5 वर्षों में क्या कर दिखाया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे तालाब सौंदर्यीकरण की बात हो। तो मैं थोड़ा सा आपको निकटतम भूतकाल में लेकर जाना चाहता हूं कि आज के 5 वर्ष पहले जब तेली बांधा तालाब, जिसे हम मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, उसकी वस्तु स्थिति क्या थी और आज दिनांक में उसकी वस्तु स्थिति क्या है, मैं समझता हूं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं मरीन ड्राइव की स्थिति वही बनी हुई है। जब वहां पर लोग जाते हैं तो ऐसी स्मेल वहां पर आती है कि लोगों का वहां पर घूमना भी अब तो मुश्किल हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आप बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण को लेकर बात कर रहे हैं अंशुल जी। मैं वही तो कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। आज दिनांक में मैं और तौकीर रजा जी कई सारे डिबेट में मरीन ड्राइव के ऊपर खड़े कर देखते हैं। इसमें से ये भी जानते होंगे कई डिबेट हम लोग ने दिए हैं, आपके भी न्यूज चैनल के और भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूज चैनल के। अगर उसमें से मैडम जी स्मेल आती होती तो मैं समझता हूं कोई भी न्यूज एंकर या कोई भी न्यूज वाला वहां तक तो नहीं पहुंचता। आज शहर का वह हॉट स्पॉट बना हुआ है। दूसरी बात, आपने गोल बाजार की बात उठाई कि तंग गलियां हैं, वहां पर पार्किंग की बड़ी असुविधा है। तो जवाहर पार्किंग नामक एक हमने पार्किंग लॉट बनाया है, बड़ा सुंदर और बड़ा सस्ते में बनाकर दिखाया है, जो पिछले 3.5 वर्षों से यह कार्यरत है। ये हमने कर दिखाया है। चौथी बात, आपने घड़ी चौक के आसपास की पार्किंग की बात कही। तो जब आप भगत सिंह चौक से घड़ी चौक की ओर आते हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग को बनाने का काम कलेक्टर के जस्ट बाजू में बना हुआ है। हम लोग रोज 2-4 होते हैं, रोज आना जाना हमारा लगा रहता है। पहले लोग रोड पे गाड़ी खड़ी कर दिया करते थे, एक सेकंड में गाड़ी बाहर खड़ी कर देते थे, लेकिन एकदम मिनिमम वेजेस अमाउंट में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए में गाड़ी बड़े व्यवस्थित तरीके से वहां पर खड़ी की जा सकती है। आप ये तमाम चीजें गिना तो रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों जनता से जब इन चीजों के बारे में सवाल पूछे जाते तो कहीं ना कहीं समस्या वहीं के वहीं नजर आती है सर। हम लगातार इसको लेकर देखिए कवरेज भी हमारी जारी है और इस मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं। और रमेश जी ने अभी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था अतिक्रमण को लेकर, सड़कों को लेकर। मैं अंशुल जी आपके पास वापस लौटती हूँ। तौकीर जी से एक पहले मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। तौकीर जी मुस्कुरा भी रहे हैं और शायद आपकी बात का जवाब भी बखूबी देना चाहते हैं। तौकीर जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि काम किया गया है, लेकिन मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा सर। घोषणा पत्र तो हर बार आते हैं, हर चुनाव में घोषणा पत्र आते हैं, लेकिन फिर भी क्यों जनता की समस्या वहीं के वहीं बनी रहती है? जनता की समस्याओं से निजात अभी तक उन्हें मिल नहीं पाया है। और जिन तमाम चीजों को लेकर नशे का जो पॉइंट एक उठाया है, जो युवा जो है वो लगातार नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी तो कुछ करना होगा ना सर। देखिए ऋषिका जी, सबसे बड़ी बात बता दूं, कांग्रेस की वही रीति नीति रही है, वही बात है। देखिए अभी इन्होंने बोला, हमारे अनुज भाई जो है उन्होंने बोला कि अंशुल जी ने कि इस बात को कि हम संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। संरक्षित किसको कर रहे हैं? ठेले खुमचे वाले को जो अतिक्रमण कर रहे हैं, वही तो पांडे जी बता रहे हैं अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको आप कैसे हटाएंगे? इन्होंने इनकी सरकार में खास तौर पर महापौर ढेबर ने, सुन लीजिए मैं बीच में नहीं बोला अंशुल भाई,
तो एजाज ढेबर ने क्या करा, उनको संरक्षित के बहाने उनको अतिक्रमण करने का मौका दे दिया। हमारी सरकार आई, अभी देखिए चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी अतिक्रमण हटाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारी सरकार को जाता है। अभी सब जगह हटाना शुरू कर चुकी है, जबकि चुनाव नजदीक है, चुनाव चालू है। दूसरी बात, बूढ़ा तालाब की अगर बात करें, बूढ़ा तालाब में फाउंटेन का करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये विकास हुआ है, इसको विकास बोलते हैं। तेलीबांधा की बात करें, डाइवर्सन में जो सुंदरीकरण के नाम से घोटाले को घोटाला लेकर तो हुआ, मैंने पहले ही आपसे सवाल पूछा था सर कि इसके लिए क्या परफॉर्मा है, कैसे ठीक करेंगे इसे। वही बात कर रहा हूं। तो आप अगर इतनी है तो अंशुल जी, एजाज ढेबर के चेहरे पे महापौर का चुनाव लड़के दिखा दीजिए ना, अगर इतना अच्छा काम करके दिखाएं। आप बात करते हैं पार्किंग की, पार्किंग के समय जो है, हमारे समय में उसका जो है बजट सेंक्शन हो चुका था। ये बात अलग है कि आपके समय में आपने बनाया, वो मैटर से कोई मायने रखता। और वहां पर रेप की घटना जैसी हुई है और शराब जो है पीती हुए नजर आए थे। ठीक है, तो आखिर जी आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाएंगे। अब देखिए दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाए। रमेश जी से एक मैं अंतिम प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी क्योंकि समय की सीमा है। रमेश जी, आप दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो समस्याएं आपने भी गिनवाई, जो हम भी लगातार उठा रहे हैं, वो वहीं के वहीं है। मतलब आम जन को जिन समस्याओं से निजात मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल नहीं पाया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो पहले मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, क्या उनके वादे पूरे किए गए हैं दोनों की ही तरफ से? सर, पहले भी बीजेपी की सरकार रही और फिर 5 साल बघेल सरकार आई। देखिए अंशुल भाई जी बहुत वाकपटु हैं। मैं जो कहना चाह रहा था शायद वो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे कह रहा हूं कि शंकर नगर में उनका कांग्रेस कार्यालय है। कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां पूरे सड़क पे खड़ी रहती हैं। उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, कैसे अतिक्रमण हटेगा? शहर में जो कांग्रेस का पुराना कांग्रेस कार्यालय है गांधी मैदान में, वो गांधी मैदान पूरा नशे का अड्डा है, वहां नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे? इन सारी बिंदुओं को अपने घोषणा पत्र में कहां इन्होंने शामिल कर रखा है? मैं कहता हूं समस्या तो यही है ना सर, जो जनता की समस्या है, जो मेन समस्या है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं घोषणा पत्र में कहीं भी। तो कैसा इनकी दोनों लोगों की घोषणा पत्राओं में कोई मौलिकता नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। मेरा सवाल ठीक है रमेश जी, देखिए मौलिकता तो नहीं और नैतिकता के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि फिर भी जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं वो कितना पूरा किए जाएंगे, कितने साकार होंगे। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नगरीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। तमाम वादे जनता के हित में किए गए हैं, लेकिन सवाल यही कि हर बार मैनिफेस्टो जारी होता है, लेकिन क्या इस बार जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं जनता से वो पूरे किए जाएंगे? और क्या जनता की जो मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो समस्याएं आ रही हैं, रायपुर की बात कर लीजिए, तमाम छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, रोड को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, इन तमाम समस्याओं का समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।